सर्चिंग जो है जारी है। उस इलाके को सुरक्षा बल के जवानों ने पूरी तरह से घेर लिया है। दूसरी पार्टियां रवाना हुई है, बड़े अधिकारी भी घटनास्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। लेकिन वहां की जो पहली तस्वीर आई है वो आईडी ब्लास्ट जिस जगह पे की गई है उसकी तस्वीर आ गई है, जो कि एक बड़ा गड्ढा उस सड़क पर आपको दिखाई दे रहा है। और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस बड़े पैमाने पर विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल नक्सलियों ने किया था। यानी कि उनकी पूरी तैयारी थी, पुख्ता तैयारी थी, पूरी प्लानिंग के साथ इस ठीक है वैभव, वापस लौटते हैं आपके पास। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, आप तमाम दर्शकों को रूबरू करा दें। इस वक्त की ये दुखद खबर है, बीजापुर में नक्सलियों का बड़ा हमला हुआ है और इस आईडी ब्लास्ट में 8 जवान और एक ड्राइवर, कुल मिलाकर 9 लोगों की शहादत हुई है। नक्सल ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे ये हमारे जवान बूझमाड़ में। और ये देखिए, ये तस्वीर सामने आ गई है, इसका जिक्र भी वैभव कर रहे थे। कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया है सड़क के बीच, आप ये देख सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण तीव्रता का ये विस्फोट रहा होगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल आपको ये तस्वीर दिखा रहा है और ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया है। आसपास क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है इस गड्ढे से। वैभव, आपके पास में वापस लौटना चाहूंगा। बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे थे, भीषण ये विस्फोट रहा होगा। और क्या इन 9 के अलावा अन्य भी किसी जवान के बारे में जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई घायल भी है इस वक्त जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा हो? देखिए, अभी अन्य जानकारी तो नहीं आ पाई है। हमारे संवाददाता उस मौके स्थल पर जो है कुछ समय बाद पहुंच जाएंगे, तो आधिकारिक तौर पर और चीजें जो है पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई उसमें सिर्फ संख्या अभी 9 तक की बताई गई है, जिसमें एक ड्राइवर है, 8 डीआरजी के जवान हैं। और जो तस्वीर इस वक्त आशुतोष ने हमें जगदलपुर से भेजी है उसके मुताबिक ये उसी जगह की है, उसी घटना स्थल की तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर को लेकर के भी कई तरह की चर्चा है कि ये तस्वीर वाकई में उसी जगह की है या नहीं। लेकिन आशुतोष ने ये तस्वीर भेजी है तो जाहिर तौर पर उनके पास कहीं आधिकारिक तौर पर यह तस्वीर आई है जिसे उन्होंने साझा किया है। और ये तस्वीर अगर उसी स्थान की है तो निश्चित तौर पे मैं बार बार उस चीज को कह रहा हूं कि बड़े पैमाने पर जो है विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा। आशुतोष से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं। आशुतोष के पास शायद और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो। आशुतोष, बताइए, क्या आपके पास और कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या सिर्फ यही नौजवान थे उस गाड़ी में या और अन्य भी जवान हैं जो घायल हो गए हो, जिनका इलाज चल रहा हो? देखिए, बताया जा रहा है कि ये 9 लोग ही सवार थे, जो एक ड्राइवर और जो है 8 जवान उस गाड़ी में सवार होकर आ रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जवान है वो बूझमाड़ का ऑपरेशन जो है वो करके वापस लौट रहे थे और गाड़ी जो है बुलेरो पिकअप वाहन जो है उन्हें लेने के लिए गई हुई थी। और देखिए, कभी भी जब सर्चिंग पे जवान निकलते हैं तो यहाँ पर ये रोका जाता है कि 4 व्हीलर वाहनों का इस्तेमाल ना करें। अंदर जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो पैदल ही चलें। लेकिन 2 बार ये दूसरी दफे हम देख रहे हैं कि नारायण दंतेवाड़ा का अरनपुर और ये बीजापुर का कुटरू, ये 2 ब्लास्ट जो है ये गाड़ी में ही ब्लास्ट हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो है सूचनाएं काफी ज्यादा जो है आदान प्रदान और काफी पहले से ये प्लानिंग चल रही थी कि जवानों को कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाना है। तो एक सॉफ्ट टारगेट यही बनता है कि जब भी जवान वाहन में सवार होकर आएंगे उस वक्त आईडी ब्लास्ट करेंगे, तब सबसे ज्यादा उनको जो है ठीक है वैभव, वापस लौटते हैं आपके पास। और इसी बीच ये बड़ी खबर आ रही है, आप तमाम दर्शकों को रूबरू करा दें। इस वक्त की ये दुखद खबर है, बीजापुर में नक्सलियों का बड़ा हमला हुआ है और इस आईडी ब्लास्ट में 8 जवान और एक ड्राइवर, कुल मिलाकर 9 लोगों की शहादत हुई है। नक्सल ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे ये हमारे जवान बूझमाड़ में। और ये देखिए, ये तस्वीर सामने आ गई है, इसका जिक्र भी वैभव कर रहे थे। कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया है सड़क के बीच, आप ये देख सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण तीव्रता का ये विस्फोट रहा होगा। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपका अपना चैनल आपको ये तस्वीर दिखा रहा है और ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हो गया है। आसपास क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस विस्फोट की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है इस गड्ढे से।
वैभव, आपके पास में वापस लौटना चाहूंगा। बिल्कुल जैसा कि आप बता रहे थे, भीषण ये विस्फोट रहा होगा, और क्या इन 9 के अलावा अन्य भी किसी जवान के बारे में जानकारी मिल पा रही है? क्या कोई घायल भी है इस वक्त जिसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा हो? देखिए, अभी अन्य जानकारी तो नहीं आ पाई है। हमारे संवाददाता उस मौके स्थल पर जो है कुछ समय बाद पहुंच जाएंगे, तो आधिकारिक तौर पर और चीजें जो है पता चल पाएगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकल कर सामने आई उसमें सिर्फ संख्या अभी 9 तक की बताई गई है, जिसमें एक ड्राइवर है, 8 डीआरजी के जवान हैं, और जो तस्वीर इस वक्त आशुतोष ने हमें जगदलपुर से भेजी है उसके मुताबिक ये उसी जगह की है, उसी घटना स्थल की तस्वीर है। लेकिन इस तस्वीर को लेकर के भी कई तरह की चर्चा है कि ये तस्वीर वाकई में उसी जगह की है या नहीं। लेकिन आशुतोष ने ये तस्वीर भेजी है तो जाहिर तौर पर उनके पास कहीं आधिकारिक तौर पर यह तस्वीर आई है जिसे उन्होंने साझा किया है, और ये तस्वीर अगर उसी स्थान की है तो निश्चित तौर पे मैं बार बार उस चीज को कह रहा हूं कि बड़े पैमाने पर जो है विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल किया गया होगा। आशुतोष से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कमेंट ले लेते हैं। आशुतोष के पास शायद और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हो। आशुतोष, बताइए, क्या आपके पास और कोई जानकारी मिल पा रही है? क्या सिर्फ यही नौजवान थे उस गाड़ी में, या और अन्य भी जवान हैं जो घायल हो गए हो, जिनका इलाज चल रहा हो? देखिए, बताया जा रहा है कि ये 9 लोग ही सवार थे, जो एक ड्राइवर और जो है 8 जवान उस गाड़ी में सवार होकर आ रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जवान है वो बुझमाड़ का ऑपरेशन जो है वो करके वापस लौट रहे थे, और गाड़ी जो है बुलेरो पिकअप वाहन जो है उन्हें लेने के लिए गई हुई थी। और देखिए, कभी भी जब सर्चिंग पे जवान निकलते हैं तो यहाँ पर ये रोका जाता है कि 4 व्हीलर वाहनों का इस्तेमाल ना करें। अंदर जब ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो पैदल ही चलें। लेकिन 2 बार ये दूसरी दफे हम देख रहे हैं कि नारायण दंतेवाड़ा का अरनपुर और ये बीजापुर का कुटरू, ये 2 ब्लास्ट जो है ये गाड़ी में ही ब्लास्ट हुआ है। यानी कहीं ना कहीं जो है सूचनाएं काफी ज्यादा जो है आदान प्रदान, और काफी पहले से ये प्लानिंग चल रही थी कि जवानों को कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में नुकसान पहुंचाना है। तो एक सॉफ्ट टारगेट यही बनता है कि जब भी जवान वाहन में सवार होकर आएंगे उस वक्त आईडी ब्लास्ट करेंगे, तब सबसे ज्यादा उनको जो है नुकसान पहुंचेगा। और यही वजह है कि 8 जवान जो यहाँ पर शहीद हुए हैं जो डीआरजी के जवान हैं। हालांकि डीआरजी के जवान इतने ताकतवर होते हैं कि नक्सलियों के साथ जब आमना सामना होता है तो नक्सली उन्हें छू भी नहीं पाते, और जो डीआरजी के जवान हैं वो लगातार जो है इस तरीके के ऑपरेशन करते हैं और बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराते हैं। और नक्सली पूरी तरीके से कोशिश यही करते हैं कि डीआरजी के जवान को अगर साधना है, डीआरजी के जवान को अगर नुकसान पहुंचाना है तो सॉफ्ट टारगेट इस्तेमाल उनको करना होगा। और यही वजह है कि उन्होंने सॉफ्ट टारगेट का इस्तेमाल किया, और आज जो है 8 जवान शहीद हो चुके हैं। क्योंकि ये जो ब्लास्ट की तस्वीरें यहाँ पर आई है, इलाके तो पूरी तरीके से नजर वही आ रहे हैं कि कुटरू का इलाका ही है, लेकिन अभी तक अधिकारी पुष्टि यहाँ पर नहीं की गई है कि ये ब्लास्ट वही है। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से ब्लास्ट अरनपुर में हुआ था, दंतेवाड़ा में हुआ था, आपने देखा होगा कि तकरीबन 10 फीट के गड्ढे वहां पर हो चुके थे। और ये भी जो गड्ढा है पूरी तरीके से रोड के बीचों बीच ये गड्ढा हुआ है। और कितना बड़ा यहाँ पर ब्लास्ट ये देखने को मिल सकता है कि जो तस्वीरें दिख रही है कि इतने बड़े गड्ढे हो चुके हैं, तो आप समझिए कि कितना बारूद उसमें भरा होगा, और कि वो पूरी तरीके से रोड को उखाड़ने के बाद जो है वो जो पिकअप वाहन है उसको उड़ा दिया, और 8 जवान जो है उसमें शहीद हो गए हैं। कुछ देर के बाद तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, उसके बाद से ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये ब्लास्ट क्या आईडी प्लांट पहले से किया गया था या फिर ये रात जो है रात बिरात इसे प्लांट नक्सलियों के द्वारा किया गया था। जी बिल्कुल, वापस लौटेंगे आपके पास वैभव। और ये देखिए, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे हमले को नक्सलियों ने अंजाम दिया है। ये देखिए, ये हमारे 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में वो जगह है, वो घटना स्थल है जहां पर ये आईडी विस्फोट किया गया है, कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। दूसरी तस्वीर में हम आपको ग्राफिक्स के जो एनिमेटेड तरीके से दिखा रहे हैं कि कैसे इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। जवानों की गाड़ी उधर से आ रही होती है और इस सड़क के बीच में गड्ढा खोदकर यहाँ पर आईडी बम प्लांट किया हुआ था, और उसके बाद इसको विस्फोट से
उड़ा दिया जाता है। जवानों की गाड़ी चपेट में आती है और इसमें 8 हमारे जवान और एक ड्राइवर, कुल मिलाकर 9 जवानों की शहादत इस अटैक में, नक्सलियों के इस कायराना हमले में हो गई है। छत्तीसगढ़ ने, भारत माता ने, हमारे देश ने 9 हमारे बहादुर जवानों को खो दिया है नक्सलियों के इस कायराना करतूत में। वैभव, जैसा कि मैं आपसे पहले भी जानना चाह रहा था कि आने वाले समय में समूचे छत्तीसगढ़ में मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाना है, निकाय चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, क्या उस प्रक्रिया पर इस घटना का कोई असर पड़ने वाला है? अगर हां तो कैसे? पड़ सकता है, क्योंकि हमने देखा है लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान जब मतदान कर्मियों को ऐसे अंदरूनी इलाकों में ले जाना पड़ता है तो फिर सेना के हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है और कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की व्यवस्था को संपन्न कराना पड़ता है। जाहिर तौर पर इस तरह की जब घटना होती है तो जो मतदान कर्मी होते हैं उनमें एक डर का माहौल तो पैदा ही हो जाता है, उसमें एक दहशतपन जो है देखा जा सकता है, क्योंकि अगर नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे तो ये एक तरीके से अंदेशा रहता है कि कहीं मतदान कर्मियों पर तो हमला नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने देखा है कि पूर्व में, हालांकि अभी तो नहीं, लेकिन कुछ साल पहले तक नक्सली इस कोशिश में, इस फिराक में ज़रूर रहते रहे हैं कि जब वो मतदान कर्मी मतदान को संपन्न करा के लौटते थे तो उन पर निशाना बनाते थे और उसमें सुरक्षा बल के जवान भी जो है शहीद होते थे और मतदान कर्मियों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ता था। तो जो निकाय और पंचायत के जो चुनाव होने हैं अभी जनवरी और फरवरी के महीने में, निश्चित तौर पर उस तैयारी पर भी एक बड़ा असर आज की इस घटना से पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और नए पैमाने पर, नए तरीके से, नई रणनीति के साथ शायद उन इलाकों में चुनाव संपन्न कराने के बारे में चुनाव आयोग सोचेगा। और ये हमला सिर्फ हमारे सुरक्षा बलों पर नहीं है, यह हमला उन तमाम विकास योजनाओं पर भी है और उन तमाम लोकतंत्र के जो स्तंभ हैं उन पर भी है जो छत्तीसगढ़ में विकास की गंगा देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरीके से विकास कार्यों को ही अवरुद्ध किया जा रहा है। ये सिर्फ हमारे सुरक्षा बलों पर हमला नहीं है, ये तमाम अस्पतालों से लेकर सड़क से लेकर जो तमाम विकास की योजनाएं यहाँ पर दी जाने वाली थीं और जिनका कार्यक्रम बन रहा था, जिनको लेकर डीपीआर तैयार हो रहे होंगे आशुतोष, उन सभी के लिए एक झटके की तरह है। और क्या इसमें जो समूचे जो सुदूर इलाकों में रहते हैं जो ग्रामवासी, उनके लिए भी एक झटके की तौर पर है, उनका भी ये एक पर्सनल डैमेज है, उनका भी एक नुकसान है। तो बिल्कुल देखिए, अंदरूनी क्षेत्र में जो ग्रामीण रहते हैं वो अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस तभी करते हैं जब वहाँ पर कैंप खोल दी जाती है, जवानों के मूवमेंट होते हैं, क्योंकि वो दोनों तरफ से पीसते हैं। कहीं ना कहीं जो जब भी ऐसी मुठभेड़ होती है उन इलाकों में या फिर वैसे इलाकों में ऐसे ब्लास्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये डर रहता है कि अब जो है उन्हें परेशान किया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण भी इससे परेशान रहते हैं, क्योंकि अब जो है पूरी तरीके से विश्वास में जो है बस्तर पुलिस ग्रामीणों को ले चुकी है। तो अब पूरी तरीके से कोऑर्डिनेट जो है वो ग्रामीण जो है वो जवानों के साथ करते हैं, पुलिस के साथ करते हैं, और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जवानों को सफलताएं यहाँ पर मिलती नजर आती है। लेकिन जो भय है, जो डर है, वो भी ग्रामीणों में जरूर रहता है, क्योंकि जब नक्सली आते हैं तो वो भी इन्हें सताते हैं और वो भी उन्हें मारपीट करते हैं। कई दफ़े तो मुखबिर के चक्कर में मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। और जब ऐसी घटनाएं होती है, जब ऐसे ब्लास्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं जवानों के द्वारा भी उनसे ग्रामीणों से पूछताछ की जाती है, तो उसमें भी वो घबराए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं डर और भय जो है वो ग्रामीणों के अंदर भी रहता है, क्योंकि बस्तर पुलिस यही कोशिश करती है कि अंदरूनी इलाकों में अधिक से अधिक मात्रा में कैंप खोला जाए और कैंप खोलने के बाद जो है वहाँ पर विकास के कार्य हो, क्योंकि मूलभूत सुविधाओं से आज भी बस्तर के अंदरूनी इलाके जो हैं वो वंचित रह गए हैं और उन इलाकों में बिजली पानी तक की सुविधा नहीं है। लोग जो है ग्रामीण जो है वहाँ पूरी तरीके से झरिया के पानी पीने को मजबूर होते हैं। ये सब सारी सुविधाएं पहुँचाने के लिए पूरी तरीके से सरकार कोशिश कर रही है और यही वजह है कि लगातार बैक टू बैक जो है यहाँ पर कैंप खोले जा रहे हैं और कैंप खोलने के बाद उन जवानों की निगरानी में पूरी तरीके से विकास कार्य वहाँ पर किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों के अंदर भय जरूर होता है, लेकिन बस्तर पुलिस पूरी तरीके से ये ग्रामीणों के मन से भय निकाल कर उन्हें जो है अपने विश्वास में ले ली है और यही वजह है कि अब जो है ग्रामीण उनके विश्वास में है। तो नक्सलियों का विरोध अब ग्रामीण भी कर रहे हैं। अब नक्सलियों की जानकारी जो पुलिस को है वो ग्रामीण भी दे रहे हैं। यही वजह है
कि अब जो है नेटवर्क पुलिस का काफी ज्यादा मजबूत हुआ है। अब नक्सलियों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन इतना बड़ा जो यहाँ पर आज ब्लास्ट हुआ है, इसकी जांच के बाद ये स्पष्ट होगा, क्योंकि एक तस्वीरें निकलकर सामने आई है जो कि ये बयान नहीं किया जा सकता कि जवान का जो है हाथ कहाँ है, जवान का पैर कहाँ है, जवान का आधा धड़ कहाँ है, ये वहां पर नहीं दिख रहा है। आप समझिए कि कितनी बेरहमी से जो है उनके माँ बाप जब उन्हें उनकी बॉडी देखेंगे, जब उन्हें लपेट कर ले जाया जाएगा, तो वो एक पूरी तरीके से शरीर भी नहीं बचेगा। ये इस तरीके से नक्सलियों का कायराना करतूत जो है, ये पूरी तरीके करुणामय माहौल होगा, उसको बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। वैभव, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, क्योंकि इतना बड़ा अटैक हुआ है आज, हर उस बात की यहाँ पर जिक्र होना चाहिए, हर उस कारण का जिक्र होना चाहिए। और ये देखिए, ये घटनास्थल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, आप तमाम दर्शकों को। ये देखिए, गाड़ियों के जो गाड़ी थी उसके ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और ये परखच्चे उड़ गए हैं पूरी गाड़ी के। आप ये देखिए, यहाँ पर ये घटनास्थल की तस्वीरें हैं जहाँ पर ये नक्सलियों ने विस्फोट को अंजाम दिया है। और इस वक्त शब्द ढूंढने पड़ रहे हैं मुझे कि इन तस्वीरों को कैसे बयां किया जाए। कपड़े में लपेटकर हमारे जवानों को ले जाया जा रहा है, और ये बड़ा गड्ढा हो गया है। जो तस्वीर हमने हमारे सहयोगी आशुतोष ने भेजी थी, वही तस्वीर और वही नज़ारा यहाँ पर है इस वक्त वैभव। और ये तस्वीरें हृदय विदारक हैं, कलेजे को चीर देने वाली। जब हम कई बार खबरों में पढ़ते हैं तो वही मंजर है यहाँ पर जवानों के शव इधर उधर पड़े हुए हैं, उनके हथियार, उनके अन्य तमाम आइटम्स वो इधर उधर पड़े हुए हैं। हालांकि अभी यहाँ पर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन स्थिति यहाँ पर बेहद दर्दनाक है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपको दिखा रहे थे। और ये देखिए, ये वही स्टिल फुटेज है, यही वो तस्वीर है जो अभी हम आपको तस्वीरों में वीडियो में घटनास्थल की दिखा रहे थे। वैभव, आज हर उस कारण की बात होगी जो इन नक्सलियों को बूस्ट देती है, कहां से आते हैं इनके पास हथियार। दर्शक आज ये भी जानना चाह रहे होंगे। और किसी भी काम को, किसी भी संगठन को चलाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। वो पैसा इनके पास कैसे पहुंचता है और उसको कैसे, उसकी पाइपलाइन को काटा जा सकता है। बतौर राजनीतिक संपादक आज आपको ये जानकारी हमारे दर्शकों को देनी चाहिए। वैभव, तो स्थानीय स्तर पर जितने भी काम उस इलाके में हो रहे होते हैं, ठेकेदारों की तरफ से वो पैसा उन तक भी पहुंचता है। उनसे राशन से संबंधित सामान हो, दवाइयाँ हो या फिर दूसरी चीज़ें हो, तो स्थानीय स्तर पर उनके जो काम करने वाले लोग रहते हैं उनसे पहुंचता है। नहीं तो फिर उनको नक्सली धमकी देते हैं कि आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। और हमने देखा है कि इस तरह की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं। जो भी वहाँ पे विकास कार्य चल रहे होते हैं उनको अवरुद्ध कर दिया जाता है। उसमें लगे हुए जो मशीनें रहती है, जो गाड़ियाँ रहती है, उसको आग के हवाले कर दिया जाता है और काम को पूरी तरह से ठप करा दिया जाता है। अगर काम हो पाता है तो उसमें नक्सलियों को पहुंचने वाली लेवी भी एक बड़ी वजह है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूरा एक नेक्सस काम कर रहा होता है, उस नेक्सस को तोड़ना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हमने कई मौक़ों पर देखा है जब पुलिस कार्रवाई करती तो बहुत सारे शहरी नेटवर्क जो है गिरफ्तार किए जाते हैं। तो उन तक ये पूरा एक फंड का प्रोसेस रहता है और उस तरीके से नक्सली अपने आप को जंगल के भीतर कोर एरिया में रहकर अपने आप को मजबूत करते हैं और अपने संगठन को वो चला पाने में कामयाब होते हैं। जाहिर तौर पर इस तरीके से उनका ये पूरा नेटवर्क चल रहा होता है। और उस पूरे जो इलाके में जो अभी तस्वीर जो आई है वो बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीर है। जिस तस्वीर की आप बात भी कर रहे थे, बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीर है। हम उन तस्वीरों को धुंधला करके ही दिखा पाएंगे, उसको सीधे तौर पर नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो बहुत जो है विभत्स कर देने वाली तस्वीर है, बहुत पीड़ादायक तस्वीर है। क्योंकि जवान जो है कई टुकड़ों में जो है बट गए हैं। यानी कि इतना बड़ा विस्फोट वहां पे किया गया है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, जो आप कह भी रहे थे, पूछ रहे थे या समझना चाह रहे थे, वो ये है कि शहरी नेटवर्क जो नक्सलियों का रहता है, जिससे कि उनको मदद मिलती रहती है। काम किया है, लगातार काम किया है। और बीजापुर की आज की जो घटना की जानकारी मिली है, ये नक्सलियों का कायराना हरकत है। ये हताशा में किया गया हुआ कार्रवाई है।
ये कायराना हरकत कि मैं निंदा करता हूं। सभी जो जवान शहीद हुए हैं उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पर हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि इनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और जिस लक्ष्य को लेकर हम निकले हैं मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त करने का, वो पूरा करेंगे। सर, तो उप मुख्यमंत्री अरुण साव इस घटना को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। वैभव, आप अपना जवाब पूरा कीजिए कि खासतौर पर जहां से बूस्टअप मिल रहा है, जो डोर है उस डोर को काटना बहुत जरूरी है, अन्यथा बस महीने अलग अलग होंगे, तारीखें अलग अलग होती हैं और हमारे जवानों की शहादत ये हो जाती है। निश्चित तौर पर एक भी जवान की शहादत व्यर्थ नहीं जाती है, लेकिन कब तक आखिरकार हम अपने इन अपनों जाबाजों को खोते रहेंगे? ये सवाल है और ये सवाल तब तक कायम रहेगा जब तक कि बस्तर के भीतर से समूचे तौर पर जो है नक्सलियों को खत्म नहीं कर दिया जाता है। लेकिन नक्सली पनपते कैसे हैं, नक्सलियों को मदद कैसे मिलती है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और उसका एक बड़ा उदाहरण वहाँ स्थानीय स्तर पर जो भी काम चल रहे होते हैं, उसमें जो ठेकेदार इन्वॉल्व होते हैं, जो अफसर इन्वॉल्व होते हैं, उनके बीच से अगर कोई भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे होता है तो उससे भी एक तरीके से मदद ऐसे लोगों को मिलती है। हमारे पास उदाहरण के तौर पर सुरेश चंद्राकर है, उसी बीजापुर इलाके से, जो कि किसी समय पर जो है एसपीओ रहे हैं, 10-12 हजार की नौकरी करते थे और वो व्यक्ति 10-12 हजार की नौकरी करने के साथ 15 सालों में 500 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार होता कैसे है, उसकी काली कमाई होती कैसे? इसमें जाहिर तौर पर एक पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है और उस सिस्टम में वो लोग भी शामिल होते हैं, चाहे वो फिर विभाग में बैठे हुए अधिकारी हो या फिर वो सफेद पोस्ट लोग हो जिनसे संरक्षण मिलता है और इनके बलबूते पर वो एक खतरनाक जो है लड़ाका तैयार हो रहा होता है। उसी क्षेत्र में उनको मदद मिल रही होती है और वो फिर उसी सिस्टम को डैमेज करने में लग जाते हैं, जिसका खामियाजा, जिसका अंजाम आज हमें भुगतना पड़ा है इन जवानों की शहादत के साथ। तो मुझे लग रहा है न सिर्फ जो है नक्सलियों को खत्म करना है, बल्कि उस भ्रष्टाचार को भी जड़ से मिटाना होगा, जो भ्रष्टाचार बस्तर के भीतर में सालों साल से चल रहा है। अगर नक्सलवाद को वहां पे पनपने का कोई अवसर, मौका मिल पाया तो उसमें एक बड़ी वजह भ्रष्टाचार भी रहा है, उसमें एक बड़ी वजह निर्दोष आदिवासियों को प्रताड़ित किए जाने का मामला रहा है। और उस पूरे मामले में निश्चित तौर पे हमारा वो सिस्टम भी जो है जिम्मेदार रहा है, जिस सिस्टम के सहारे ही आज हम नक्सलवाद से लड़ रहे हैं। बिल्कुल वैभव, और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बेहद कलेजा कपा देने वाली तस्वीरें हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम वो भी जानकारियां दे रहे हैं कि कब कब इस तरीके से हमारे जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को क्षति उठानी पड़ी है। और बहुत गहरा गड्ढा यहाँ पर आईडी के विस्फोट से हो गया है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस स्तर का ये विस्फोट रहा होगा और जिसने हमारे 9 जवानों को शहीद कर दिया है, जिंदगियाँ छीन ली हैं। और गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं, जवानों के साथ जो सैन्य सामान था वो इधर उधर बिखरा पड़ा है, जवानों के हमारे जो शरीर हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं। मंजर बहुत ज़्यादा खौफनाक है। और आशुतोष, आप हमारे साथ अगर जुड़े हों तो आप बताइए और क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आगे, और क्या जानकारी, क्या अपडेट और मिल पा रहे हैं आपको? देखिए, शुरुआती तौर पर जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी कि ये जो है पिकअप वाहन में सवार होकर आ रहे थे, लेकिन अभी जो ताज़ा अपडेट सामने आया है वो स्कॉर्पियो में सवार हुए थे और जिस तरीके से स्कॉर्पियो ब्लास्ट में उसके परखच्चे उड़ गए हैं, यानी कि उसकी जो बॉडी है, जो बम्पर है, वो कहीं और से काया हुआ है। उसकी पूरे तरीके से इंजन है वो तकरीबन 200 मीटर दूर यहाँ पर जो कि जाके गिरा है। तो आप समझिए कि जवान के शरीर की क्या स्थिति, आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि क्या स्थिति वहाँ पर हो चुकी है। जो वहाँ पर पेड़ मौजूद था, वो पेड़ पूरी तरीके से जो है तहस नहस वहाँ पर हो चुका है, यानी कि
100 किलो से अधिक जो है बारूद का इस्तेमाल जरूर यहाँ पर किया गया होगा और तभी ये जो है इतने बड़े जो है विस्फोट यहाँ पर हुआ है और जिसमें 8 जवान शहीद हुए हैं। एक ड्राइवर जो है उसकी मौत यहाँ पर हो चुकी है। पूरी तरीके से आसपास के इलाके में जो है वो अफरा तफरी का माहौल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि ब्लास्ट का जो आवाज़ था वो काफ़ी तेज था। आसपास जो कई जो है आसपास घर होते हैं वहां पर जो है काफी ज्यादा स्थिति जो है वो गंभीर नजर आ रही है। हालांकि जो जवान हैं वहां पर पहुंच चुके हैं। पूरी तरीके से अंदरूनी इलाकों में सर्चिंग वहां पर की जा रही है कि आखिर ये जो है आईडी जो प्लांट किया गया था कैसे किया गया था, कहां से किया गया था, क्या ये सीरियल ब्लास्ट था, क्या ये कनेक्टिंग ब्लास्ट था या फिर पहले से प्लांट करके रखा गया था। ये सारी जो है वो वहाँ पर जांच की जा रही है। जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पूरी तरीके से वहाँ पर जायजा लिया जा रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट को प्लान कैसे किया गया, क्या इसमें संगम जो बाल संगम है वो भी इसमें शामिल है, या फिर कोई ग्रामीण है जो इसमें शामिल है, कोई कौन मुखबिरी किया है, कैसी जानकारी मिली, कैसे सूचना मिली, ये पूरी तरीके से परत दर परत पूरी तरीके से वहाँ पर जांच की जा रही है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये ब्लास्ट को कैसे अंजाम दिया गया था नक्सलियों के द्वारा। हालांकि वहाँ पर पूरी तरीके से जवानों के बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। एक एक जो है बॉडी के टुकड़े को लाकर वहाँ पर जो जवान हैं, जो उनके साथी हैं, आप समझिए कि अपने ही साथी जो वहाँ पर शहीद हो चुका है उनके बॉडी के टुकड़े को लाकर वहाँ पर इकट्ठा करना, कैसा उनको जो है वो फील होता होगा, कैसा उन महसूस करते होंगे। ये नक्सल मोर्चे पर आमने सामने की जो लड़ाई नक्सली नहीं करते हैं, इस तरीके के कायराना करतूत को इस्तेमाल करते हैं जिससे जो है जवान तो शहीद जरूर होते हैं, लेकिन वो शरीर उनके परिवार तक पहुंचने में, उनके परिवार के सामने खोलने में ये क्या स्थिति होगी, ये वही महसूस कर सकते हैं। ये वो महसूस नहीं कर सकता जो इस घटना को अंजाम दिया है। कुछ देर में तस्वीरें साफ होने की स्थिति है और वहां पर कैसे जांच की जा रही है कि कैसे आखिर प्लान किया गया था ब्लास्ट का। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर कौन आया था, क्या इस आईडी को पहले से प्लांट किया गया था या फिर रात बिरात तो यहाँ पर प्लांट किया गया है, कौन सी आईडी थी, क्या वायर बिछाया गया था। क्योंकि अरनपुर ब्लास्ट में पूरी तरीके से कमान आईडी थी। कमान आईडी यानी कि वायर लेकर जो है वो पेड़ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वो जब इशारा मिला उसे कि गाड़ी अब आ रही है, तो आप समझिए कि वो गाड़ी का रफ्तार और उस जो वायर टच करने का जो समय, ये किस तरीके से प्लानिंग जो है वो यहाँ पर की गई होगी, तब जाके जो है इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। पूरी तरीके से परत दर परत जो है घटना बारीकी से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि बस्तर आईजी अभी कुछ बयान देते नजर आ रहे हैं, उन्हें उससे भी मैं आपको अपडेट करवाता हूँ। स्थिति जो है अभी कुछ क्लियर होती नजर आएगी। जी बिल्कुल आशुतोष, अब बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आज उन जवानों, ये देखिए एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वही साथी जवान जो इन जवानों के साथ बैठकर चाय पिए होंगे, जो साथ साथ इसी गाड़ी में बैठकर इधर से उधर अन्य ऑपरेशंस पर गए होंगे, आज उन्हीं अपने साथियों के शरीर के हिस्सों को जब उनको कपड़े में ले जाकर ढोना पड़ रहा है तो उनके हृदय पर क्या वज्रपात हो रहा होगा, क्या बीत रही होगी उनके दिलों पे, ये वही समझ सकते हैं। और या फिर इन जवानों के परिजनों के आज उनके घरों में कैसा माहौल होगा, इसका अंदाजा सहज तौर पर लगाया जा सकता है। और ये कायराना हरकत इन नक्सलियों ने की है। और इन नक्सलियों को क्या चाहिए, जब आज सरकार है, आज हर वो विकास की चीज जो देश की जनता को चाहिए वो देने के लिए तत्पर है, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। हर सरकार ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश कर रही है। इस कंप्यूटर के युग में आज उनको कंप्यूटर दिया जा रहा है, हर वो उनको साजो सुविधा दी जा रही है जो उनको एक आधुनिक जीवन जीने के लिए चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी उस वही घिसी पिटी सोच के साथ जो बाबा आदम के जमाने की सोच थी, आज ये नक्सली अपनी कायराना करतूतों को अंजाम दे रहे हैं और उसका जो भुगतान करना पड़ रहा है वो हमारे सुरक्षा बलों को करना पड़ रहा है और इनडायरेक्टली उस क्षेत्र की जनता को भी, जो इनके जीवित रहते और ज्यादा अपने जीवन में सुख सुविधाएं पा सकते थे, लेकिन इस तरीके की कायराना करतूत को अंजाम देकर अब वहां के स्थानीय लोगों को भी शक की नजर से देखा जाएगा। आशुतोष, स्पेन भी गए हुए हैं। आशुतोष, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
तो आशुतोष से हमारा संपर्क टूट गया है, तकनीकी खामी के चलते दोबारा उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और हम आपको लगातार ये घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आशुतोष, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी आशुतोष, इस घटना के बाद जो स्थानीय लोग हैं अब उनको भी सुरक्षात्मक दृष्टि से एहतियात के तौर पर शक की नजर से देखा जाएगा, और अगर ये हमारे जवान जीवित रहते तो उनको और ज्यादा ये उपयोगी हो सकते थे। तमाम जो सुख सुविधाएं चाहिए, आज कनेक्टिविटी हो रही है, वहां पर मोबाइल फोन की नेटवर्क पहुंच रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स पहुंच रही हैं, सेना का वहां पर कैंप भी खुल रहा है, तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकती थीं, लेकिन वही अपनी बाबा आदम के जमाने की, अगर जो देशी भाषा में कहते हैं, उस घिसी पिटी सोच के साथ पता नहीं कौन से मूल्यों की बात करते हैं वो, जो इनकी पूर्ति नहीं हो पा रही नक्सलियों की। देखिए, जब नक्सल विचारधारा, जब नक्सली बस्तर में पहुंचे थे तब उनकी विचारधारा अलग थी। जल जंगल जमीन की लड़ाई वो लड़ते थे, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से ये विचारधारा बदल चुका है। अब पूरी तरीके से ये अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये जानकारियां जो है मिलती है कि लेवी वसूली नक्सली लगातार करते हैं। तेंदुपत्ता जो बस्तर के जंगलों में मिलता है, जिससे जो है बड़ा व्यापार के रूप में बस्तर में उसे किया जाता है, और फॉरेस्ट जो है उसको पूरी तरीके से खरीदती है, और कहीं ना कहीं उसके लेवी यानी कि उससे पैसा वसूली, कहीं अगर सड़क निर्माण हो रहा है वहाँ पर पैसा वसूली, अब जो है पूरी तरीके से ये जो उनका विचारधारा है वो बदल चुका है। अब वो पूरी तरीके से इससे कमाई का जरिया जो है वो बना चुके हैं। जल जंगल जमीन की जो है ये दावे ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर उसको बचाने के लिए वो लड़ते तो उन ग्रामीण जो वनवासी हैं, जो उन जंगलों में रहते हैं, जो उन जंगलों में अपना जीवन यापन करते हैं, उन जंगलों से जीवन यापन करते हैं, वहाँ तक मूलभूत सुविधाओं को पहुँचाने में क्यों बाधा बनते हैं, ये भी एक सवाल होता है। यही वजह है कि दोहरा चरित्र नक्सलियों का नज़र आता है। चूँकि दोहरा चरित्र इसलिए भी कि वो एक तरफ जो है हथियार छोड़ने और मुठभेड़ में शामिल ना होने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है ये इस तरीके के कायराना करतूत को अंजाम देते हैं, आईडी ब्लास्ट करके जवानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि ये इस ब्लास्ट में जो है किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जो कि हम आप जो है वो उसको देख भी नहीं सकते, उसको लोगों को दिखा नहीं सकते। इस तरीके की तस्वीरें, ये दोहरा चरित्र ही है नक्सलियों का, जो कि पूरी तरीके से जो है अब बस्तर के इलाकों में जो है खत्म होने के कगार पर ज़रूर है। और इस खत्म होने के कगार पर जिस तरीके से नक्सलियों को नुकसान पहुंच रहा है यहाँ पर, और इसी वजह से वो बौखलाहट में इस तरीके की जो है इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है इस घटना की पूरी तरीके से जांच होने के बाद ये स्पष्ट होगा कि आखिर कितने लोग थे इस घटना में शामिल थे, कब से ये प्लानिंग चल रही थी। चूंकि नक्सली जब भी ऐसे घटनाओं को, ऐसे बड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं तो वो प्लानिंग काफ़ी बड़े लेवल पर प्लानिंग करते हैं, पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, उसके बाद से किसी घटना को अंजाम देते हैं। इसकी जानकारी आखिर कब से थी कि अबुझमाड़ जो है, जो पार्टी गई हुई है सर्चिंग पर, जो ऑपरेशन पर उस पार्टी को भेजा गया है, ये पार्टी किस रूट से वापस आने वाली है, इसकी पूरी जानकारी नक्सलियों को होगी। तभी जो है ये पूरी तरीके से प्लान किया गया आईडी ब्लास्ट करने का, और पूरी तरीके से ये ब्लास्ट किया गया, जिसमें नक्सलियों को तो ज़रूर सफलता मिली है, लेकिन जवान जो हैं वो यहाँ पर वो शहीद हो चुके हैं। और जिस तरीके से नक्सलियों का ये कायराना करतूत है, वो पूरी तरीके से जो है अब जवान इसकी जांच करेंगे, और जांच के बाद इसका बदला भी जरूर जो है नक्सलियों से जवान लेंगे। चूँकि उनके अंदर भी वो बौखलाहट होगी, उनके अंदर भी वो गुस्सा होंगे कि वो उनके साथी को वो कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे लेकर आ रहे हैं, जो उनके साथ कई ऑपरेशन में शामिल हुए, कई जगह जो है वे खाना पका कर खाए, कई जगह वो जो है वो चाय बनाकर पिए। ऐसे मतलब 24 घंटे साथ में रहने वाला जो साथी के शरीर को हम ऐसा उठाते हैं तो वो तस्वीरें ही अलग होती हैं, वो जो भावना है वो अलग होती है, वो हम अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकते। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये इसकी जांच होगी और ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये घटना को कैसे अंजाम दिया गया है, कैसे प्लानिंग हुई है, कौन कौन से वो लोग जो इसमें शामिल हुए हैं, उसके बाद से ये स्पष्ट होगा कि आखिर इस घटना के पीछे कौन मास्टरमाइंड था,
कौन ऐसा नक्सली था जो इस घटना के पीछे घटना का ब्लूप्रिंट तैयार करके परोसा है, और संगम सदस्यों को भी इसमें शामिल जरूर किया होगा, क्योंकि बाल संगम का उपयोग नक्सली जरूर करते हैं, क्योंकि बच्चे के ऊपर जो है संदेह नहीं जाता है कि इसको उसकी जानकारी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो बच्चे पूरी तरीके से उस नक्सल गतिविधि, उस नक्सलियों तक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं, और यही वजह है कि इतने बड़े घटनाओं को जो है नक्सली अंजाम दे पाते हैं। जी, क्या इसको आशुतोष एक सुसाइड अटैक के तौर पर भी देखा जा सकता है कि पहले अपने होने की जानकारी दी गई, जवान वहां पर पहुंचे, एक ऑपरेशन चलाया और 5 माओवादियों को वहां पर ढेर भी किया गया, लेकिन उसके बदले हमारे 9 जवान, हमारे 9 रत्न थे ये भारत के, इनको खोना पड़ा है हमको? माफी चाहूंगा, आपका सवाल जो है आशुतोष, जैसे एक सुसाइड वाली एक जो आतंकवादी एक तरीका अपनाते हैं कि बेल्ट बांधकर और जनता के बीच जाकर फट जाते हैं, उनकी एक जिंदगी जाती है लेकिन कैजुअलिटी और ज्यादा होती हैं। क्या नक्सलियों ने यह तरीका अपनाया हो कि पहले अपनी जानकारी दे दो, अपनी लोकेशन की, वहां पर पहुंचते हैं, उनके 5 लोग ही गए, लेकिन हमारे 9 जवान वेल ट्रेंड जो नवरत्न थे वो शहीद हुए हैं? तो क्या यह भी एक ट्रैप हो सकता है इस तरीके का? देखिए, अब तक जो है ऐसे मामले तो सामने नहीं आए हैं कि आतंकवादी की तरह जो है जिस तरीके से बम प्लांट करके अपने बॉडी में ही वो जो है पड़ जाते हैं और कई लोगों को अपने साथ लिए चले जाते हैं, ऐसी घटनाएं बस्तर में तो नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नेटवर्क का इस्तेमाल नक्सली जो जवानों को नेटवर्क के जरिए जो है नक्सलियों की सूचना मिल रही थी, और इसलिए जो है वो जहां भी मीटिंग कर रहे थे, जहां भी अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे, जंगल जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, बड़ी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, उस नेटवर्क की वजह से ही जो है नक्सलियों तक जवान पहुंच रहे थे। कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करके, आपको याद होगा बुजमाड़ में जो है वो जवानों को फंसाया गया था, जो महाराष्ट्र के सीमाई क्षेत्र में वैसे था, वहां पर मुठभेड़ हुआ था, वो उस जरिए जो है जवानों को फंसाने की कोशिश नक्सलियों के द्वारा किया गया था, लेकिन जवान वहां फंसे नहीं, वो मुस्तैदी से नक्सलियों का सामना किए और उनका चक्रव्यूह तोड़े, और कहीं ना कहीं जो है नक्सलियों को भी वहां पर नुकसान उठाना पड़ा। तो नेटवर्क का इस्तेमाल जरूर यहाँ पर जो है नक्सली अब समझ चुके हैं कि जवानों को जो जानकारी है, जो सूचना मिल रही है, वो नेटवर्क के जरिए मिल रही है, तो उसका भी इस्तेमाल जो है अलग तरीके से यहाँ पर ज़रूर किया जा सकता है कि आखिर नेटवर्क मूव कहाँ हो रहा है, कहाँ जवान जा रहे हैं, या फिर जवानों को अगर फंसाना है तो हम अपना लोकेशन जवानों को देंगे, ताकि जब जवान यहाँ पहुँचेंगे तब हम उन्हें जो है वो अपने जाल में फांसने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं नक्सलियों का के बाद टीम वापस आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की थाना बेदरे कुट्टू के बीच अम्बेली के इलाके में माओवादी द्वारा लाया गया आईडी के चपेट मारने से हमारे सुरक्षा बल की एक गाड़ी, जिसमें टोटल 8 जवानों को शहादत होगी, डीआईजी दंतेवाड़ा टीम का, और एक ड्राइवर, कुल 9 लोग के इस घटना में कैजुअलिटी होगी। अभी आसपास इलाके में रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सहायता के लिए पहुंच गई थी। अभी सर्चिंग जारी है, सर्चिंग उपरांत और डिटेल से जानकारी प्राप्त हो सकता है। जो ड्राइवर है वो सामान्य है, वो पुलिस का आदमी नहीं है? अभी डिटेल्स हम थोड़ी देर में जारी करेगा। अभी तक 9 कैजुअलिटी का है इसमें। जी, आशुतोष सुंदरराज पी बता रहे थे, 9 कैजुअलिटी की बात कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि जो ड्राइवर है वो क्या पुलिस डिपार्टमेंट का है या फिर कोई कॉमन मैन था। हालांकि उसको लेकर उन्होंने बताया कि डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी निकाली जा रही है। अब अभी अगर देखा जाए तो 2009 से और आज तक लगभग 14 बार हमारे सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचा है, अलग अलग संख्या में हमारे जवानों की शहादत हुई है। आज का जो विस्फोट है वो ये बताया जा रहा है कि इतना भीषण विस्फोट था आशुतोष कि जो गाड़ी थी, स्कॉर्पियो गाड़ी बताई जा रही है, उसका एक टुकड़ा पेड़ पर जाकर लटक गया। इतना भीषण ये विस्फोट था। देखिए, बिल्कुल ये जो ब्लास्ट है, जो तस्वीरें सामने आई है, और जो गड्ढे हैं वो 10 फीट से ज़्यादा बड़े गड्ढे यहाँ पर हो चुके हैं, और इतना ज़बरदस्त ये ब्लास्ट रहा है कि जो स्कॉर्पियो वाहन था वो पूरी तरीके से, यानी कि ब्लास्ट के वक्त जब गाड़ी वो उस बम के जस्ट नीचे आती है, जो बीच का हिस्सा जो आता है, तब इस तरीके की स्थिति होती है, तब इस तरीके के जो है वो विस्फोट होते हैं और गाड़ी जो है छितर बितर वहाँ पर हो जाती है। और यही वजह है कि तकरीबन
जहाँ बड़े ऑपरेशन चलते हैं वो कायराना हरकत पे उतारू आते हैं और ब्लास्ट करके जवानों को करीब करीब जो अभी तक की जानकारी आ रही है कि हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, वो निश्चित रूप से इस पूरे घटना में हम अपनी दुख व्यक्त करते हैं। उनके परिवार को इस तकलीफ को सहने की इच्छा शक्ति दे भगवान। और नक्सलवाद के खिलाफ जो गंभीर कदम सरकार उठा रही है, छत्तीसगढ़ सरकार, गृह मंत्री विजय जी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और दोनों सरकारें, तो इस कदम को और आगे बढ़ाएंगे। इससे इस घटना का कायरतापूर्ण घटना से सरकार डरने वाली या झुकने वाली नहीं है। कठोरता से इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह और वर्तमान में विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। 2026 तक देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहां से भी समाप्त होगा। वहां पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं और 17 विभाग और 53 योजनाओं को नियत नीलाना योजना के माध्यम से उस क्षेत्र में मजबूती के साथ सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाका में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई, तो उसके एक ड्राइवर का भी शहादत होगी। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में भी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। सर गाड़ी कौन सी? जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने के कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअलिटी हो गए थे। सर ये वही जवान जो दक्षिण गुजरात में ऑपरेशन पे निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात ही जो टीम लौटा रहे थे उसी के दौरान घटना हुई। सर कितने वाहन थी जरूर? बाकी डिटेल प्रत्यक्ष से बताएगा। सर गाड़ी कौन सी सर? पिकअप थी क्या? तो बस्तर के आईजी पी सुंदरराज जानकारी दे रहे थे और इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, वर्तमान में विधानसभा स्पीकर, उन्होंने भी इस बात की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया है आशुतोष कि 2026 हमारा टारगेट है और इन हमारे आज जो 9 जाबाजों की शहादत हुई है इनके लिए सबसे सही, सबसे सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी कि उस टारगेट को और भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर और अच्छी तैयारी के साथ, जो कि नक्सलवाद के खात्मे का टारगेट है मार्च 2026 तक का, उसको अचीव किया जाए। आशुतोष बिल्कुल जी, बिल्कुल जिस तरीके से 2026 मार्च 2026 का समय रखा गया है और इसी टारगेट को लेकर जवान जो है लगातार इस तरीके से ऑपरेशन कर रहे हैं, इस तरीके से सूचना निकाल के जो है
सीधे जो है नक्सलियों के खेमे में पहुंच रहे हैं, सीधे नक्सलियों के मांद में पहुंचकर उन्हें मारने की जो है पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। लगातार ऐसे कई से ऑपरेशन हुए हैं जो 2024 में ये दर्शाया है कि नक्सली को पूरी तरीके से बस्तर से खत्म कर दिया जाएगा। ये स्पष्ट हुआ है कि 2026 का जो टारगेट है वो 2024 में लगभग पूरा कर दिया गया था। अब 2025 की शुरुआत है, लेकिन शुरुआती दौर में भी जब नक्सलियों से आमना सामना हुआ तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हम अपने जवान भी खो दिए। कल भी मुठभेड़ हुआ था, इसमें एक जवान शहीद जरूर हुआ था। आज जो है नक्सलियों के जो सॉफ्ट टारगेट है वो आईडी ब्लास्ट करने के बाद जो है 8 जवान शहीद हुए हैं, एक ड्राइवर है। हालांकि ये स्पष्ट अभी तक नहीं हो पाया कि वो जो ड्राइवर है वो जवान था या फिर वो सिविलियन था। इसकी जांच भी की जा रही है, इसको पूरी तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि आखिर वो जवान था या फिर ड्राइवर था। लेकिन जिस तरीके से ये नक्सलियों के द्वारा ये ब्लास्ट किया गया है, इसमें कहीं ना कहीं जवानों का मनोबल तोड़ने की कोशिश नक्सलियों ने की है, लेकिन जवानों का मनोबल अभी भी हाई है। जवानों के अंदर वो गुस्सा है, जवानों के अंदर वो बौखलाहट है कि अब नक्सलियों के साथ जब आमना सामना होगा तो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्हें पूरी तरीके से जो है वो जड़ से उखाड़ कर फेंकने की तैयारी जो है वो जवानों की है। और 2026 मार्च तक का जो टारगेट है वो पूरी तरीके से यहाँ पर अचीव करते जवान जो है वो नजर आएंगे। जी बिल्कुल आशुतोष, और हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये जवानों के हथियारों की तस्वीरें हैं, और ये देखिए गाड़ी है जिसके परखच्चे उड़ गए। जो बताया जा रहा है आशुतोष, गाड़ी वो पिकअप वाहन था जिसमें हमारे जवान बैठकर जा रहे थे। और पिकअप वाहन क्या आप, क्योंकि आप इन चीज़ों को नज़दीक से कवर करते हैं, क्या हमारे जवानों की जो गाड़ियों का बेड़ा होता है उसमें शामिल होते हैं, या फिर ये किसी सिविलियन से ली गई होगी और वहां से तो नहीं फिर कोई सिक्योरिटी लैप्स हुआ हो? बिल्कुल, देखिए ये लाजमी सवाल है कि कहीं ना कहीं जो है जवानों को जो है 4 व्हीलर वाहन नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि ये आईडी विस्फोट का डर रहता है। यही वजह है कि जब भी सर्चिंग पर जाते हैं जवान तो उन्हें व्हीकल पूरी तरीके से मना होता है। वो बाइक का इस्तेमाल जरूर, 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब जवान जो है वो सर्चिंग पर गए हुए थे तो कई दफ़े ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि जवान पूरी तरीके से थक जाते हैं और वो मूव नहीं कर पाने की स्थिति में जो है उनको लेने के लिए गाड़ी भेजी जाती है, प्राइवेट गाड़ी भी कई दफ़े भेजी जाती है। यहाँ पर भी ये ज़रूर सवाल खड़े हो सकते हैं कि यहाँ पर भी चूक होने की संभावना है कि जब गाड़ी भेजी गई तो उसके द्वारा भी सूचना दी जा सकती होगी, या फिर वहाँ से भी सूचना लीक हो सकती है। लेकिन ये पूरी तरीके से जांच के बाद ही ये तस्वीरें साफ हो सकती है कि आखिर कहाँ चूक हुआ, क्या स्थिति थी। क्योंकि आरनपुर का ब्लास्ट भी इसी तरह था, और आरनपुर का ब्लास्ट में जो वाहन यूज हुआ था वो प्राइवेट वाहन था, उसमें जो ड्राइवर था वो भी प्राइवेट ड्राइवर था, सिविलियन था। तो कहीं ना कहीं ऐसी वाहनों का उपयोग जवान करते हैं, लेकिन उन्हें जो है ऐसे वाहनों का उपयोग करने की मनाही होती है। टैंक का उपयोग वहाँ पर किया जाता है, क्योंकि अब पूरी तरीके से अपग्रेड वर्जन जो टैंक जवानों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है केंद्र सरकार के माध्यम से, कि अब जो है उसे बम हो या फिर कोई गोलीबारी हो उसको उस टैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंदर जवान पूरी तरीके से सुरक्षित रहते हैं और पूरी 90 डिग्री उसे जो है वो निगरानी रख सकते हैं। 90 डिग्री में जो है पूरी तरीके से नक्सल का मूव कहाँ है, कहाँ नक्सली मौजूद हैं, उनको चुन कर उस टैंक के जरिए जो है वो मारा जा सकता है। तो पूरी तरीके से अपग्रेड जवान हो चुके हैं, लेकिन नक्सलियों के द्वारा ऐसी कायराना करतूत होने की वजह से जो है जवानों की शहादत होती है और जवानों को नुकसान उठाना पड़ता है, और हम अपने 8 जवान जो है वो खो देते हैं। जी बिल्कुल, और अब ये बहुत आज गमगीन घड़ी है। क्या बीत रही होगी इन जवानों के परिजनों पर, जिसको भी इस बारे में सूचना मिल रही होगी। हालांकि हमारी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो बेहद और मजबूती के साथ लगातार ये कह रही है कि नहीं, हमारा हौसला बिल्कुल डिगने वाला नहीं है और हम जवानों को उनके घर में घुसकर मारेंगे। बाकी आशुतोष आप बने रहिए हमारे साथ।